हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप लोग। आज मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हो गया हूँ एक नई वीडियो लेकर, जो कि चैप्टर नंबर 2 है, हिस्ट्री का, नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, देखो, हम लोगों ने नेशनलिज्म इन यूरोप अभी किया था। ठीक है, और नेशनलिज्म इन यूरोप में हम लोगों ने नेशन को लेकर बहुत सारी बातें पढ़ी। हम लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीजें अब फिट हो चुकी हैं कि कैसे कैसे एक नेशन स्टेट बनती है, कैसे राष्ट्रवाद जो है, नेशनलिज्म जो है लोगों के अंदर आया, कैसे यूनिटी आई। ठीक है, लेकिन उस दौरान क्या हो रहा था, देखिए, जब फ्रांस में चीजें चल रही हैं, है ना, हम लोग नाइन्थ में भी पढ़ के आए, रशियन रेवोल्यूशन हुआ था, तो रशिया में भी ऐसी चीजें चली। तो इंडिया में भी कहीं ना कहीं कॉलोनियलिज्म तो था ही ना, है ना। अब थोड़ा सोचो इस चीज को कि कॉलोनियलिज्म जो था वो भारत में भी तो था कहीं ना कहीं। कॉलोनियलिज्म क्या होता है, देखो, ये जो टर्म होती है, जिसको हम लोग मोस्टली कहते हैं कॉलोनियलिज्म, तो इसका क्या मतलब होता है ये देखना थोड़ा सा ध्यान से। ये देखो, ये एक जो टर्म होती है जिसको हम कहते हैं कॉलोनियलिज्म। थोड़ी राइटिंग बुरी रहेगी, थोड़ा नया पेन टैब से एक्सपेरिमेंट चल रहा है। ठीक है, तो अभी राइटिंग थोड़ी सी बुरी रहेगी तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, देखो, कॉलोनियलिज्म क्या होता है, सिंपल सी बात है, ऐसे एरियाज जहां पर ब्रिटिशर्स ने अपनी अपनी कॉलोनीज बना ली थी, जहां पर ब्रिटिशर्स का अपना अपना कैप्चर रहा था, है ना, जहां पे ब्रिटिशर्स का क्या रहा था, अपना कब्जा रहा था, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, है ना, उसको हम कह देते हैं ब्रिटिश की कॉलोनी, ब्रिटिशर्स की कॉलोनी कह देते हैं उसको हम लोग। अब भारत भी उनमें से था, आपको भी पता है, भारत भी उनमें से एक था। रशिया में प्रॉब्लम्स हुई, फ्रांस में प्रॉब्लम हुई, हर जगह पर, तो इंडिया कैसे अछूता रह जाएगा, इंडिया में भी तो इश्यूज होंगे। बस इसी टॉपिक को आज हम लोग पढ़ेंगे, और बहुत शानदार तरीके से एक कहानी के तौर पे समझते चलोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और इस चैप्टर में एक एक कंफ्यूजन को एनसीईआरटी के बेसिस पे क्लियर किया जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है, लेकिन आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ये मेरा वादा है आप लोगों से। शुरू करें, चलिए। देखिए क्या हो रहा है कि अगर मैं आपसे बात करता हूं नेशनलिज्म इन इंडिया की, भारत में राष्ट्रवाद की, यानी कि इंडिया में, अगर मैं आपसे सीधी सीधी सी एक बात रखता हूं कि इंडिया में अगर राष्ट्रवाद आ रहा है ना, इंडिया में अगर कोई नेशनलिज्म आ रहा है तो वो कैसे आ रहा है, इंडिया में अगर नेशनलिज्म आ रहा है तो वो कैसे आ रहा है। देखिए क्या होता है कि ब्रिटिशर्स जो कंपनीज थी ना, है ना, अब देखो, ब्रिटिशर्स जो कंपनीज थी वो अराउंड 1600 के करीब, 1600 में सबसे पहले जो है भारत आई। ठीक है, 1600 में सबसे पहले इंडिया आई, और 1600 में आने के बाद ये बन के क्या आई थी, एक ट्रेडिंग कंपनी बन के आई थी, ये भी आप लोगों को पता है, क्या बन के आई थी, एक ट्रेडिंग कंपनी। ठीक है, ट्रेडिंग कंपनी, और ये आई थी बेसिकली 20 साल के लिए बिजनेस करने। ये क्या के लिए आई थी, 20 साल के लिए बिजनेस करने आई थी कि जी हम जा रहे हैं भारत, और हम अराउंड अराउंड कितने साल के लिए, 20 साल के लिए क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे। ठीक है, इन्होंने यही बात करी थी कि हम 20 साल के लिए बिजनेस करेंगे और उसके बाद देखेंगे क्या सिनेरियो होता है। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या हुआ, जब ये 20 साल के लिए काम करने के अराउंड अराउंड आई, 20 साल के लिए इनने काम करा, धीरे धीरे इनको क्या लगा, इनको ये तो चीज समझ आ गई रहते रहते कि भाई भारत में यूनिटी की कमी है, और इन्होंने उसी दौरान क्या बना लिया, एक अपना मकसद क्या बना लिया कि अब हम भारत पे कब्जा करेंगे। और धीरे धीरे क्या हुआ, कई सारे रेवोल्यूशंस होते गए। जैसे सबसे पहला रेवोल्यूशन अगर आप देखोगे, अगर आप पूरे एक सिनेरियो पढ़ोगे तो 1757 में एक बहुत बड़ा युद्ध होता है जिसको हम कहते हैं प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी, इसको क्या कहते हैं हम लोग, बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, और जब ये बेटा बैटल ऑफ प्लासी होती है, ठीक है ना, जब ये आपका बैटल ऑफ प्लासी होती है, तो इसमें ये तो समझ आ जाता है कि एक बड़ा राजा हार जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, नवाब सिराजुद्दौला को कंपनी हरा देती है, और इस दौरान ब्रिटिशर्स का मोटिवेशन बहुत अच्छा बढ़ जाता है। उसके बाद धीरे 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 ब्रिटिशर्स धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में कब्जा करने लगते हैं। बंगाल में तो कब्जा हो ही गया था, और भारतवर्ष में कब्जा करने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है, 1857 का रेवोल्यूशन होता है, 1857 का की क्रांति। 1857 के जब रिवॉल्यूशन होता है तो उससे इनको यह पता चल जाता है कि अभी भारत में हिंदू और मुसलमान जब एक हो जाते हैं तो इन पे कब्जा करना, इन पे कैप्चर करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये रिवॉल्यूशन एक ऐसा क्रांति थी, एक ऐसी क्रांति थी जिसमें बेसिकली आप ये मान लो कि बहुत ही बड़ा रिवॉल्यूशन था ये। ठीक है, इस क्रांति में ऑलमोस्ट ब्रिटिशर्स ने हार मान ली थी, लेकिन क्योंकि वही मैंने आपको बताया कि हमारे में एकता की थोड़ी सी कमी थी, हमारे में लीडरशिप की कमी थी, हमारे पास फंडिंग नहीं थी, हमारे पास मॉडर्न हथियार नहीं थे, तो उसके बाद हमें प्रॉब्लम्स होनी शुरू हुई और हम ये वाला भी रेवोल्यूशन हार गए। धीरे धीरे क्या होगा, रिवोल्यूशन छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशंस बन रही हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है, अब आती है एक मेजर रेवोल्यूशन की बारी, जिससे ये चैप्टर आपका स्टार्ट होता है। एक ऐसी क्रांति जिसमें
भारत एक मतलब आप कह सकते हो टॉप पे लड़के लड़ेगा, एकदम हेड ऑन लड़ेगा आप। ठीक है, भारत के कई सारे क्रांतिकारी नेता यहां पर सामने आएंगे और अब वो लड़ेंगे, है ना, और इसी क्रांति के बाद हमें मिलेगी आजादी। ठीक है, तो चलिए इस हेड ऑन के साथ हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है यहां पर। सबसे पहली बात आ जाती है नेशनलिज्म इन इंडिया में। हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कि सर आपने अभी बताया कि ये सारी चीजें आ रही हैं, ये सारे इतने बड़े बड़े रेवोल्यूशन हो रहे हैं, इतने बड़ी बड़ी क्रांतियां हो रही हैं, ऐसा हो भी रहा है तो ऐसा कहां से आया? तो देखो सबसे पहले एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर छिड़ती है। ठीक है, देखो ब्रिटिशर्स ने हर जगह कैप्चर कर रखा है, ये तो आपको पता है, अफ्रीका में उनका कैप्चर है ना, एशिया में इन्होंने कैप्चर कर रखा है, हर जगह इन्होंने कैप्चर। तो वही लिखा है, हाउ डिड नेशनलिज्म इमर्ज इन एशिया एंड अफ्रीका। आप ये देख रहे हो कि एशिया और अफ्रीका में नेशनलिज्म कैसे इमर्ज हुआ। फिर सिंपल सी बात है, अगर आप देखोगे कि राष्ट्रवाद इमर्ज कैसे होता है, तो राष्ट्रवाद इंपीरियलिज्म को खत्म करने के लिए इमर्ज होता है। इंपीरियलिज्म मतलब, मैंने नेशन स्टेट्स वाले नेशनलिज्म इन यूरोप में भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया था, दैट इंपीरियलिज्म का मतलब होता है जब कोई कंट्री अपने मिलिट्री का पावर इस्तेमाल करके आपके ऊपर कैप्चर करने का कोशिश करती है। ठीक है, अब आप खुद सोचो कि इंपीरियलिज्म की सीधी सीधी सी बात क्या है। इंपीरियलिज्म का अगर आप सीधी सीधी सी भाषा जानोगे तो इंपीरियलिज्म का एक सीधा सीधा सा फैक्ट है, एक सीधा सा मतलब क्या है कि जब कोई एक कंट्री हम पे कैप्चर करने की कोशिश कर रही है, हम पे अटैक करने की, हम पे कैप्चर करने की कोशिश कर रही है मिलिट्री में, तो उसके विरोध में क्या होता है, वहां की राष्ट्रीय जन भावनाएं, जो नेशनलिज्म है आपका जागता है, लोगों का जागता है। तो यही हो रहा है भारत में भी। ठीक है, उसी दौरान क्या हो रहा है कि लोगों में राष्ट्रवाद की भावनाएं तो जागी हुई हैं, उसी दौरान एक इशू हो जाता है, क्या, 1914 से अगर आप देखोगे 1918, इसमें क्या, इसको हम क्या कहते थे, टाइम पीरियड किसका है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, है ना, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का टाइम पीरियड है। अब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट तो हो रही है, तो अब आगे क्या। अब देखो जब पहली वर्ल्ड वॉर लड़ी जाती है तो उस दौरान क्या था, कि आपको यह बात पता है कि लड़ाई में ब्रिटेन भी इंक्लूडेड था, ब्रिटेन इंक्लूडेड था। एक तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की थे, एक तरफ ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया थे, तो ब्रिटेन भी इंक्लूडेड था। और जब बेटा ब्रिटेन इंक्लूडेड था, अब आप खुद सोचो, जब ब्रिटेन इंक्लूडेड था, ठीक है, तो उसके साथ साथ कौन आ जाएगा यहाँ पे ब्रैकेट में, ऑब्वियस सी बात है, जब ब्रिटेन इंक्लूड होगा तो इंडिया भी इसमें आएगा ही आएगा। ठीक है, हालांकि इंडिया कभी नहीं चाहता था कि आप हमें इस वर्ल्ड वॉर में धकेलो, लेकिन फिर भी ब्रिटेन ने हमें जबरदस्ती धकेला, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट्स करनी शुरू करी। जबरदस्ती क्या करते थे, हमारे भारत के जो गांव के लोग थे, जो लड़के थे, है ना, उनको जबरदस्ती भेजा जाता था। ठीक है, वो बेचारे वहां जाके शहीद हो जाते थे। ऑब्वियस सी बात है, बिना ट्रेनिंग के किसी को वॉर में भेजोगे तो शहीद ही होगे। बहुत सारे लोगों की डेथ होने लगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो, लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है। अब देखना कैसे लोगों में नेशनलिज्म की भावना बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो इसी चीज को आप यहां पर देखो क्या लिखा है, पीपल ऑफ इंडिया बिगैन टू डिस्कवर देयर यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश। लोगों में एकता की भावना तो धीरे धीरे आ गई थी, इतनी बड़ी बड़ी क्रांतियां करके आए हैं भाई, 1857 का रिवॉल्यूशन किया, ठीक है, और भी बहुत बड़ी बड़ी क्रांतियां करते हुए आए हैं। तो जब इतने बड़े बड़े रेवोल्यूशन करते हुए आए हैं तो कुछ ना कुछ तो सिनेरियोस होंगे ही, है ना। अब देखो सबसे पहली बात क्या आती है कि लोगों में यूनिटी तो आ गई थी। The sense of oppression under the colonial power gave Indians a shared bond that tied many different groups together, leading to the nationalism in emergence. सिंपल सी बात है, धीरे धीरे क्या हो रहा है उससे, तो धीरे धीरे बेटा एक सबसे बड़ी बात क्या हो रही है कि लोगों में भावनाएं जाग रही है। कौन सी भावनाएं जाग रही है, लोगों में देशभक्ति की भावना जाग रही है। और जब लोगों में देशभक्ति की भावना जाग रही है तो लोग एकदम मोटिवेटेड हैं। ठीक है, और 1948 से 1918 में ये इश्यूज भी चल रहे हैं। कौन से इश्यूज, वर्ल्ड वॉर वन के। लोग गुस्से में आ चुके हैं और इससे क्या हो रहा है कि भारत की इकोनॉमिक कंडीशन में भी फर्क पड़ रहा है। सिंपल सी बात है, बेसिक टर्म है, जब आप देखो, जब भी कहीं वॉर होती है, ठीक है, जब भी कहीं वॉर होती है तो उससे पता है क्या होता है, उससे एक सबसे बड़ा सिनेरियो क्या क्रिएट होता है कि भाई लोगों में एक प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि इकोनॉमी में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। इकोनॉमी क्या दिक्कत आती है, देखो, तो सबसे पहली जो दिक्कत आती है, सबसे पहला जो इशू आता है वो आता है इकोनॉमिकल इशू। इकोनॉमिकल इशू का मतलब क्या होता है, देखो, जब हमारे पास एक प्रॉपर एक इतना सा बजट है, उतना सा बजट है, हम लोगों ने कहाँ लगाया है वो बजट, हम लोग लगा रहे हैं अलग अलग जगहों पे, एग्रीकल्चर पे, इंडस्ट्रीज बना रहे हैं, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, हर जगह लगा रहे हैं। लेकिन बेटा जब भी वॉर होती है तो हमें मोस्टली जो पैसा है वो डिफेंस की तरफ भेजना पड़ता है। अब ब्रिटेन वॉर लड़ रहा है, हम वैसे ही नहीं चाहते, लेकिन हमारा पैसा खर्च कर रहा है ब्रिटेन वॉर को लड़ने में, तो लोगों में गुस्सा आएगा ही आएगा। अब आप यहां पर ये देखो कि ऐसी कौन कौन सी समस्याएं थी, ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी जो बेसिकली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को क्रिएट कर जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान क्रिएट हुई। ठीक है ना, ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम थी, तो ये देखो क्या लिखा है, प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर।
तो पहला क्या था, सबसे पहला इशू था, देखो 1918 से 1919 में क्या हुआ, क्रॉप फेलियर हुआ। क्रॉप फेलियर हुआ, क्रॉप फेलियर हो गया था क्योंकि मानसून अच्छा नहीं हुआ था, क्रॉप फेलियर हुआ, है ना। और 1920 से 1921 में भी क्रॉप फेलियर हुआ। तो इससे क्या हुआ, एक अक्यूट शॉर्टेज आ गई फूड की, खाने की शॉर्टेज आ गई। अब आप देख लो कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आएंगी, थोड़ा ध्यान से सुनना। ये प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं कि क्यों नेशनलिज्म की भावना अचानक से जागी, क्या ऐसा हुआ। तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, या फिर व्हाट वर द प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो ये क्वेश्चन हमेशा से बनता है, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। तो सबसे पहला क्या हो गया, द क्रॉप फेल्ड इन 1918 टू 1919 एंड 1920 टू 21। उससे क्या हुआ, क्रॉप फेलियर हुआ। इन्फ्लुएंजा नाम की एक एपिडेमिक फैल गई, महामारी फैल गई। अब जब एपिडेमिक फैल गई तो क्रॉप फेलियर ऑब्वियस ही बात है होना है। क्रॉप फेलियर होगा तो क्या होगा भाई, अनाज ही नहीं बचेगा ना, पहला पॉइंट ये, ठीक है। अब सेकंड देखो क्या लिखा है, द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड इनकम टैक्स एंड इंक्रीज्ड कस्टम ड्यूटीज टू मीट वॉर एक्सपेंस। मैंने आपको बताया वॉर में खर्चा हो रहा है, लड़ाई में खर्चा हो रहा है, ब्रिटेन इंक्लूडेड है। तो सिंपल सी बात है, जब वॉर में खर्चा हो रहा है तो क्या होगा, जैसे ही वॉर के दौरान खर्चा होना शुरू होगा, तुरंत तुरंत क्या होगा कि टैक्सेस बढ़ा दिए जाएंगे। अब आप खुद सोचो, जैसे ही वॉर में एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, तुरंत तुरंत क्या होगा, टैक्सेस में भी एक्सपेंडिचर और टैक्सेस भी बढ़ा दिए जाएंगे, ताकि पैसा तो निकाला जा सके। लोगों में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, खेती वैसे ही नहीं हो रही है, टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं। फिर देखो थर्ड पॉइंट क्या है, इन्फ्लेशन डबल्ड ड्यूरिंग द वॉर रिजल्टिंग इनटू एक्सट्रीम हार्डशिप। सबसे बड़ी बात, इन्फ्लेशन डबल हो गया, महंगाई डबल हो गई। क्यों, क्योंकि एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल। इससे क्या हुआ, और ज्यादा मुसीबतें बढ़ने लग गई। फोर्थ पॉइंट क्या है, क्योंकि ह्यूज ह्यूज आपका इंक्रीज हो रहा था डिफेंस एक्सपेंडिचर में। अब जब डिफेंस एक्सपेंडिचर में एक बहुत बड़ा इंक्रीज होगा तो उससे क्या होगा, खर्चा, जब डिफेंस एक्सपेंडिचर आपका बढ़ेगा, है ना, मतलब आपका जो हथियार खरीदने के पैसे नहीं है आपके पास, उसका आप खर्चा बढ़ाओगे, ठीक है। तो टैक्सेस तो हमसे ही लोगे। फिर विलेजेस वर कॉल्ड अपॉन, जबरदस्ती फोर्स रिक्रूटमेंट हो रही थी। जबरदस्ती जो गांव वाले थे उनसे क्या कराया जा रहा था, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट कराई जा रही थी, ठीक है। जिससे क्या हो रहा था, वाइड स्प्रेड एंगर फैल रहा था। तो ये 5 पॉइंट है जो आप देख सकते हो, प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसको याद रखना, क्वेश्चन पूछेगा। अब आप समझ रहे हो, कहानी की तरह चलते जाओ। प्रॉब्लम्स तो चल रही भाई, आप इमेजिन करो कि आप वहां पहुंच चुके हो, ठीक है, और आप इन सब समस्याओं से जूझ रहे हो, तो गुस्सा तो आएगा, ठीक है। अब हम ही लोग हैं, सपोज चलो एक बंदे का नाम ले लेते हैं, चलते हैं, किसी का भी नाम ले लो आप, ले लो एक्स। एक्स नाम का बंदा अब इस दौरान इस समस्या से जूझ रहा है। उसको जबरदस्ती बेचारे को रिक्रूटमेंट के लिए भेज दिया गया है, जबरदस्ती उसके उसके परिवार में खाने के लिए पैसे नहीं बचे, टैक्सेस बढ़ा दिए गए, रेवेन्यू बढ़ा दिया गया है, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 1 चल रही है। चलो आगे देखो, अब इस दौरान क्या होता है, एक सेकेंड, हाँ, अब इस दौरान बेटा क्या हो रहा है, इस दौरान एक प्रॉब्लम हो रही है। क्या प्रॉब्लम हो रही है उसको देखते हैं। इसी दौरान 1915 में, ठीक है, इसी दौरान क्या होता है, 1915 में गांधी जी वापिस आते हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब की चल रही है, तो 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही है। इसी दौरान क्या हो रहा है 1915 में, है ना, 1915 में क्या हो रहा है, गांधी जी, ये थोड़ी राइटिंग गंदी आएगी अभी क्योंकि पहली बार पेन टैप से लिखा जा रहा है, वरना तो हम लोग स्क्रीन पे टैप करते थे, लिखते थे, लेकिन है ना, तो इसको थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट करिएगा। 1915 में क्या हुआ, गांधी जी आते हैं वापस, महात्मा गांधी कहां से आते हैं, साउथ अफ्रीका से, ठीक है। कहां से आते हैं, साउथ अफ्रीका से। अब ये साउथ अफ्रीका क्यों गए थे, तो देखो सिंपल सी बात है, ये थे लॉयर, ठीक है, और वहां पे एक इनको केस मिला था 1898 के अराउंड अराउंड ये गए थे, ठीक है। तो 21 साल के अराउंड ये वहां पे काट के आए हैं, ठीक है। वहां पे इनको दादा अब्दुल्ला नाम के एक व्यापारी का केस मिला था, तो वो केस लड़ने गए थे। तो उसी दौरान वो साउथ अफ्रीका में इन्होंने कई सारे मूवमेंट भी करे, ठीक है, कई सारे मूवमेंट करे, जैसे अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी, ठीक है, कई सारे मूवमेंट वहां पे करके आए थे। गांधी जी जैसे ही आए तो इनके इनके साथ एक आइडियोलॉजी भी आई इनकी, जो इन्होंने साउथ अफ्रीका में ऑलरेडी करी थी, फैलाई हुई थी। आइडियोलॉजी मतलब सोच, ठीक है, जिसको हम कहते थे सत्याग्रह। सत्याग्रह गांधी जी के अकॉर्डिंग एक ऐसा वेपन होता है सत्याग्रह, जो सत्य और अहिंसा के बेसिस पे चलते थे। उनका यह मानना था कि अगर हम बिना लड़े भी आगे बढ़ेंगे तो हम लोग आजादी को पा सकते हैं, ठीक है। हाँ, हिंसा नहीं करनी है, उनका यह मानना था कि सत्य से चलेंगे और अहिंसा, दोनों चीजें होनी चाहिए। सच बोलो और मारपीट से में विश्वास वो नहीं रखते थे, ठीक है। इट स्ट्रेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रूथ नॉन वायलेंस। ये किस पे विश्वास रखते थे, देखो सिंपल सी बात है, इनका एक मानना था कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रूथ और नॉन वायलेंस, ठीक है, टॉलरेंस एंड पीसफुल प्रोटेस्ट, और किस किस पे, टॉलरेंस पे, पीसफुल प्रोटेस्ट होने चाहिए, गांधी जी इस पे मानते थे। और गांधी जी ने आते ही, गांधी जी आए
तो उस दौरान क्या हुआ कि 1915 में इनका रिटर्न हुआ। देखो आप 1915 में रिटर्न हुए। गांधी जी के रिटर्न होते ही क्या होना शुरू हुआ, गांधी जी के रिटर्न होते ही ना गांधी जी के पास लोग जाने लगे, गांधी जी, क्योंकि गांधी जी करके आए थे। उसी दौरान एक इंसान थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। ठीक है, राजकुमार शुक्ल, शुक्ला कह सकते हो आप इनको, राजकुमार शुक्ला। ये इनके पास पहुंचे और इनको बताया कि इनको अपनी समस्या बताई। इनकी समस्या क्या थी, हो क्या रहा था, चंपारण नाम की एक जगह थी। ठीक है, चंपारण नाम का एक गांव था। तो चंपारण में बेसिकली होता क्या था कि वहां पर जो अंग्रेज थे वो जबरदस्ती ना लैंड पर, बेसिकली अपनी जो किसानों की जमीन होती थी उसके 3/20 पार्ट पर क्या करवाते थे उनसे, इंडिगो ग्रो करवाते थे। कौन सी क्रॉप ग्रो करवाते थे, इंडिगो। देखो शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़ना कि हमने रट लिया 1917 1918, कोई सेंस नहीं बनाता, ऐसी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं होता। जब तक आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियरेंस नहीं रखोगे, ठीक है, तब तक एसएसटी पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। रट के तो कोई भी चला जाता है। ठीक है, मजा आता है जब आप कॉन्सेप्ट को पढ़ो। मैं इसीलिए कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ, थोड़ा सा लंबी वीडियो बनती है लेकिन टाइम जाता है, कोई इशू नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियरेंस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो इंडिगो क्या करते थे, इंडिगो नाम की एक फसल जिसको नील भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है ना, तो इंडिगो नाम की फसल ये ग्रो करवाते थे। और उससे क्या होता है, उस फसल को ग्रो करने से क्या हो रहा था, जो किसानों की जमीनें हो रही थी ना वो अनफर्टाइल हो रही थी, बहुत खतरनाक थी ये फसल। ठीक है, तो ये क्या कहते थे, जबरदस्ती कहते थे या तो 3/20 लैंड पे, 3/20 लैंड पे अपनी आप फसल उगाओ, नहीं तो आपको डबल टैक्स पे करना पड़ेगा। अब किसान भैया डर के मारे क्या करते थे, इसी प्रोसीजर को फॉलो भी करते थे। ठीक है, अब जब किसान डर के मारे इसी प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है उनको क्या करना पड़ रहा है, उनकी जमीन खत्म होती जा रही धीरे धीरे। किसान बहुत परेशान था। इसी दौरान राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से बोला कि चंपारण में आप आइए। चंपारण कहां पर है ये भी याद रखो, तो चंपारण इज इन बिहार, याद रखना। ठीक है, चंपारण कहां है, चंपारण जो है बिहार में, ये देखो। ठीक है, तो 1916 में बेसिकली लिखा हुआ है, लेकिन ये असली में जो मूवमेंट हुआ था ये 1917 में हुआ था। एनसीईआरटी कभी कभार ऐसे ही दे देती है। ठीक है, तो 1917 में ये मूवमेंट हुआ। ठीक है, और खेड़ा वाला जो मूवमेंट था ये आपका 1918 का है, और अहमदाबाद भी 1918 का, ये चीज याद रखना है ना, एनसीईआरटी में यही चीज लिखी हुई है। तो होता क्या है कि चंपारण में ये मूवमेंट हुआ, गांधी जी ने बहुत विरोध किया इसके खिलाफ, और फाइनली ये मूवमेंट सक्सेसफुल भी रहा। ठीक है, इस जो 3/20 जो 3/20 पे जो तीन कठिया प्रणाली कहते हैं इसको, ठीक है, इसको हिंदी में एक शब्द बोला, तीन कठिया प्रणाली। ठीक है, कि इसको रद्द करा दिया गया, इस प्रणाली को, इस मूवमेंट को, कि इंडिको आप नहीं उगाओगे, आप जबरदस्ती आपसे नहीं कर सकता कोई। ठीक है, ये लोग बेसिकली इंडिको पता है क्यों उगवाते थे, क्योंकि यहां से ये किसानों से सस्ते दामों में खरीदते थे। ठीक है, यहां से ये किसानों से सस्ते दामों, और चाइना जाके इसको महंगे दामों में बेच देते थे, चाइना जाके इसको महंगे दामों में बेच देते थे, ये काम करते थे। इसलिए इनको प्रॉफिट हो रहा था, प्रॉफिट के लिए तो अंग्रेज वैसे भी कुछ भी करने को राजी है, तो ये काम करते थे। फिर क्या हुआ, उसी दौरान गांधी जी ने जैसे चंपारण वाला किया, तो उसी दौरान एक खेड़ा का मूवमेंट भी हुआ। ठीक है, खेड़ा का मूवमेंट भी हुआ। खेड़ा में अब देखो, वैसे तो पता है क्या, एक सीरियल पूछ दिया जाता है कि पहले कौन सा मूवमेंट हुआ, तो हमेशा याद रखो चंपारण पहले हुआ, फिर अहमदाबाद हुआ था, फिर खेड़ा हुआ था। ठीक है, सबसे पहले आपका चंपारण हुआ, फिर अहमदाबाद, फिर खेड़ा। लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से आपको चलना है तो आप हमेशा एक टेक्निक अपना लो, सी के ए की, सी के और ए, यानी कि चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद। ठीक है, तो सबसे पहले चंपारण हुआ, फिर खेड़ा हुआ, फिर अहमदाबाद हुआ, ऐसे याद रखना। ठीक है, तो चंपारण जो था मूवमेंट, समझ आ गया आपको, इंडिगो कल्टीवेशन के विरोध में हुआ था। क्वेश्चन बनता है खेड़ा में क्या हो रहा है। अब देखो खेड़ा में बेसिकली क्या था, खेड़ा में क्योंकि फेमाइन आया हुआ था, महामारी फैली हुई थी उस दौरान, तो खेती है ना बहुत कम हुई थी। ठीक है, एग्रीकल्चर जो था वो बहुत कम हुआ था। अब एग्रीकल्चर जब बहुत कम हुआ था तो वहां के लोगों ने क्या कहा इनसे, वहां के लोगों का ये मानना था कि जब खेती कम हुई है तो हम लोग रिवेन्यू कैसे पे करें। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे वो उसके विरोध में थे, उन्होंने कहा भैया चाहे कुछ भी हो जाए हमें रिवेन्यू चाहिए। ठीक है, खेड़ा कौन सा कहां पर है ये याद रखना, गुजरात में। और लोगों ने कहा कि भाई कुछ भी हो जाए हमें तो रिवेन्यू चाहिए। और जब इन्होंने ये बात बोली तो भाई किसानों ने कहा हम कहां से रिवेन्यू देंगे, वहां रिवोल्ट हुआ, और फाइनली गांधी जी ने यहां पर भी मदद करी और बहुत बड़ा रोल निभाया। और आप ये मान लो कि खेड़ा में, गुजरात में जो क्रांति हुई, ठीक है ना, जो रेवोल्यूशन हुआ, इसमें भी गांधी जी को सक्सेस मिला 1917 में, 1918 में सॉरी। फिर अहमदाबाद का भी एक मूवमेंट हुआ। अब अहमदाबाद का जो मूवमेंट था ये क्या था, अहमदाबाद में एक आपका मिल थी, एक कॉटन मिल थी, कपड़े की मिल थी, बेसिकली कपड़े की मिल थी। इनके जो ओनर थे उनका नाम था अंबिका लाल साराभाई।
ठीक है, उनका नाम था अंबिकालाल साराभाई। और एक बहुत बड़े आपके वो थे, क्या कहते हैं, बहुत बड़े नेता थे, बहुत बड़े फैक्ट्री ओनर भी थे। इन्होंने गांधी जी की कई बार मदद भी करी थी। लेकिन इनकी फैक्ट्री में क्या हुआ था, इनकी फैक्ट्री में एक इशू हो गया था। क्या इशू था वो? इनकी फैक्ट्री में ये था कि वहां के जो मजदूर थे, वहां की जो लेबर क्लास थी, वो चाहती थी कि भैया हमें जो बोनस प्रॉमिस किया गया है उतना बोनस आप दे दो। इन्होंने क्या बोला कि हमारे जो बोनस प्रॉमिस किया था, क्या था, जो कि 35% था, वो दे दो। और वहीं मिल मालिक जो थे, जो अंबिकालाल साराभाई थे, उन्होंने क्या कहा कि नहीं, हम जो बोनस प्रॉमिस किया वो तो हम नहीं देने वाले, है ना, इतना नहीं देंगे हम, है ना। हम कितना देंगे, हमने प्रॉमिस किया है 35%, लेकिन हम इतना नहीं देंगे। हम कितना देंगे, 25% देंगे। ठीक है, 25% पे बात बनी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि ऐसा नहीं, नहीं 25 पे नहीं, सॉरी 15%, 15% देंगे। उन्होंने मना कर दिया। इस तरीके के चक्कर में विरोध था। गांधी जी ने यहां पर भी आके फाइनली जो डील बनी थी वो 25% पे फिक्स हुई थी। ठीक है, और गांधी जी ने यहां पे भी एक सक्सेसफुल रिवोल्ट किया। अब आपको 3 रिवोल्ट समझ आए, 3 रिवोल्ट अब आपको समझ आ गए थे। और 3 रिवोल्ट के बाद आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया कि गांधी जी एक सक्सेसफुल रिवोल्ट करने वाले बन चुके थे। इनका भारत में नाम हो चुका था। ठीक है, भारत में मतलब नॉर्थ इंडिया में तो अभी नाम फैल ही चुका है इनका, क्योंकि बिहार, गुजरात और अहमदाबाद में इन्होंने काम कर दिया। बहुत अच्छे से सक्सेसफुल रिवोल्ट करे, लोगों में इनका नाम बनने लगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और याद रखो, चंपारण में जैसे महात्मा गांधी जो थे, इनको पहले तो मोहनदास करमचंद गांधी बोला, महात्मा तो इनको उपाधि दी गई थी ना, टाइटल दिया गया था। तो कौन से मूवमेंट के बाद दिया गया था, क्वेश्चन ये बन जाता है। एनसीईआरटी वाले बच्चे, जो 10th वाले बच्चे, उनके लिए तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन है, बट जो कॉम्पिटेटिव की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन बन जाता है कि ये किसने दिया था, पहले तो ये याद रखो। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये नाम दिया था इनको। चंपारण का मूवमेंट जब सक्सेसफुल हुआ था, उसके बाद ये उपाधि, बेसिकली टाइटल, महात्मा की टाइटल जो दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। ठीक है, अब उसी दौरान क्या होता है, अंग्रेज जो थे वो बहुत हिल चुके थे। उनको लग रहा था कि भाई एक आदमी ऐसा आया जो लाठी, वो कहते हैं ना, गांधी, साबरमती के संत तूने दे दी हमें आजादी, बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, मतलब बिना तलवार और बिना ढाल के हमें आजादी दिलाई। ठीक है, अब ये बात कहां तक सही है, ये बहुत कंट्रोवर्शियल डिबेट है, उसमें हम लोग नहीं घुसते हैं, है ना। तो देखिए क्या है, 1917, 1918, 1918 3 मूवमेंट इन्होंने बहुत तगड़े तरीके से करे, सक्सेसफुल रहे। लोगों में एक कॉन्फिडेंस आया, लोगों में एक विरोध की भावना आना शुरू हो गई कि भाई अब तो हम कर सकते हैं, गांधी जी का साथ होगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जगह जगह हड़ताल ऑर्गेनाइज होने लगी, और जो भी छोटे छोटे मूवमेंट थे, कई सारे मूवमेंट्स अब बड़े होने लगे, कॉन्फिडेंस आ गया ना। धीरे धीरे हड़तालें ऑर्गेनाइज होने लगी, धीरे धीरे बातचीतें ऑर्गेनाइज होने लगी कि भाई अब तो हम अंग्रेजों के विरुद्ध होंगे। अंग्रेज सरकार टेंशन में आ गई और फुल्ली सप्रेशन के मूड में भी थी कि भैया अब इतना बड़ा विरोध हो रहा है तो हम तो ये नहीं होने देंगे। इसी दौरान क्या होता है, एक एक्ट पास होता है। ठीक है, सरकार पास करती है, जिसको हम क्या कह देते हैं, रॉलेट एक्ट। क्या कह देते हैं इसको, रॉलेट एक्ट। अब ये जो रॉलेट एक्ट था, इस एक्ट में क्या था, ठीक है, ये बेसिकली ना, रॉलेट एक्ट जो था, ये गांधी जी ने इसको एक नाम भी दिया था, ये डेविल्स एक्ट कहते थे गांधी जी इसको। डेविल्स एक्ट क्यों कहते थे, डेविल्स एक्ट, क्योंकि इसमें सिंपल सा फंडा, देखो क्या लिखा है, दिस एक्ट एम्पावर्ड द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, टू अरेस्ट नेशनलिस्ट and imprison them for 2 years without any trial। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हो क्या बोला गया है कि इस एक्ट ने क्या बोला था कि नेशनलिस्ट को अरेस्ट कर लो, देशभक्तों को अरेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी विरोध कर रहा है, जो भी अगेंस्ट में है आपके, जो भी आपको लग रहा है कि ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, अरेस्ट कर लो। ठीक है, शक के बिना पर भी अटैक वो कर लो, अगर आपको शक भी है तो अरेस्ट कर लो, और 2 साल के लिए बिना ट्रायल के जेल में डालो। ठीक है, तो एक खतरनाक एक्ट तो है। और जब ये बात होनी शुरू हुई कि भैया 2 साल के लिए बिना ट्रायल के लिए आप जेल में डाल दोगे, ये तो गलत चीज हो जाएगी, तो गांधी जी लोग इस पे विरोध में उतरे। गांधी जी और कई सारे नेता थे इनके साथ विरोध में उतरे, है ना। इन्होंने एक बहुत बड़ा मूवमेंट चालू किया, इसके खिलाफ हड़तालें चालू हुई, शॉप्स वगैरह क्लोज कर दी गई, है ना, शॉप्स वर क्लोज एंड वर्कर्स ऑफ द रेलवे वर्कशॉप वेंट ऑन स्ट्राइक। क्या बोला गया कि शॉप जो है इनको क्लोज कर दिया गया। ठीक है, और वर्कर्स जो थे रेलवे शॉप वर्कशॉप के, ये स्ट्राइक पे चले गए। रैलीज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस एक्ट वर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटीज, और जो रैलीज वगैरह हुई, तो मतलब आप देख रहे हो कितने बड़े बड़े सिनेरियोस क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, चारों तरफ एकदम विरोध का माहौल है, चारों तरफ प्रॉब्लम का माहौल है, और जब चारों तरफ प्रॉब्लम का माहौल होगा तो आपको एक चीज तो समझ आ जाएगी बहुत अच्छे से कि रॉलेट एक्ट एक आसान एक्ट नहीं है। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा इश्यूज थे। इसको गांधी जी ने बोला था बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील, ये 3 शब्द बोले थे, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील। मतलब ऐसा ऐसी क्रांति जिसमें ना कोई अपील है,
ना कोई वकील है, ना कोई दलील है, और आप बिना मतलब में हमें अरेस्ट करोगे, ये तो गलत चीज है। ठीक है, क्लियर है? चलो आ जाओ आगे। अब क्या लिखा है देखो, अलार्म्ड बाय द लार्ज पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द मूवमेंट द गवर्नमेंट अरेस्टेड प्रोमिनेंट लीडर्स। अब हुआ क्या, गवर्नमेंट ने क्या करना शुरू किया, लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू किया। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या किया, क्रांतिकारियों को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। अब जब क्रांतिकारियों को अरेस्ट करना शुरू किया तो उससे क्या हुआ पता है, उससे क्या होगा, उससे सबसे बड़ा इशू क्रिएट होगा। क्या इशू क्रिएट होगा, ये होगा कि बिना, जब आप लोगों को वैसे भी आप तो एक तो गलत कर रहे हो, ऊपर से जो लोग आपका विरोध कर रहे हैं आप उनके खिलाफ भी वो कर रहे हो, बिना मतलब में प्रॉब्लम कर रहे हो, और उनको अरेस्ट कर रहे हो, और उनके लीडर्स को भी अरेस्ट कर रहे हो, तो लोगों में गुस्सा और बैठे। ठीक है, और गांधी जी को दिल्ली आने से भी मना कर दिया गया, गांधी जी को दिल्ली आने से भी मना कर दिया गया। और बहुत ज्यादा कई सारे लीडर्स को, बहुत टॉप उस पे आपके रविन्द्रनाथ टैगोर को अरेस्ट कर लिया गया था। ठीक है, आपके महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया गया था, अरेस्ट तो नहीं किया था बेसिकली, इनको मतलब दिल्ली में आने से ही बैन कर दिया गया था। ठीक है, उसी दौरान क्या होता है, 10 अप्रैल 1919 द पुलिस फायर्ड अ पीसफुल प्रोसेशन, पीपल रिटेलिएटेड बाय अटैकिंग बैंक्स एंड रेलवे स्टेशन। देखो अब क्या हो रहा है कि लोगों ने क्या किया, 10 अप्रैल 1919 को पुलिस ने फायर किया, कहां पर, एक पीसफुल प्रोसेशन हो रहा था, वहां पे विरोध हो रहा था रॉयल अटैक के विरोध में, लेकिन इन्होंने क्या किया, उस पर अटैक कर दिया। और रिटेलिएट पुलिस ने भी लोगों ने भी शांति से बैठ के लोग जो विरोध कर रहे थे उनके ऊपर गोलियां चलवा दी, और पीपल्स ने भी क्या किया, अटैक किया उनके ऊपर, बैंक। तो मतलब चारों तरफ प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हो गई हैं, लड़ाइयां होनी शुरू हो गई। ठीक है, अब कई सारे लीडर्स को अरेस्ट कर लिया, जैसे सैफुद्दीन किचलू को भी अरेस्ट कर लिया था, एक लीडर थे, बहुत बड़े लीडर। ठीक है, अब जब इन बड़े लीडर्स को अरेस्ट किया तो इनके विरोध में 13 अप्रैल 1919 यानी कि 13 अप्रैल 1919 को एक मीटिंग बुलाई गई जलियांवाला बाग में। ठीक है, और उस दौरान माइकल और डायर नाम का एक वो था उस दौरान, है ना, कौन था, सेकेंड, हाँ, उस दौरान क्या होता है, माइकल और डायर जो थे, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा नई नई टेक्नोलॉजी को जब अडॉप्ट करो ना, थोड़े से प्रॉब्लम्स तो आते ही हैं। हाँ, लेकिन आता तो जाएगी धीरे धीरे। उस दौरान क्या होता है बेटा, माइकल ओ डायर, जो उस समय जो उनका ऑफिसर था वो था माइकल ओ डायर, माइकल ओ DYER, माइकल ओ डायर। ठीक है, और इसने अपने एक एसएसपी को, जिसका नाम था जनरल डायर, जिनका नाम था जनरल डायर, इनको बोला कि भाई मार्शल लॉ लगा दो, मार्शल लॉ इंपोज कर दो, यानी कि सेक्शन 1, जैसे हमारा भारत में सेक्शन 144 होता है ना, कि आप बिना किसी परमिशन के इकट्ठे नहीं हो सकते, तो उन्होंने भी ये लगा दिया, क्या लगा दिया, मार्शल लॉ लगा दिया। इन्होंने क्या लगा दिया, मार्शल लॉ को इंपोज कर दिया। ठीक है, और जब मार्शल लॉ को इंपोज किया तो इसका मतलब आप इकट्ठे नहीं हो सकते। लेकिन आज के समय में तो इंटरनेट है, उस समय थोड़ी थी ये बातें पता। ठीक है, सब लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए, और जब जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए तो सब तो जनरल डायर को खबर पता चली। जनरल डायर ने क्या किया, चारों तरफ से उस पार्क को घेरा और क्या चलवा दी, गोलियां चलवा दी। कई हजारों लोग इस दुखद घटना में मारे गए। ठीक है, कई हजार बच्चे, बूढ़े, जवान, विमेन्स मैन सब मरे, पूरा खून खराबा हो गया था। आज भी आप जब अमृतसर जाओगे तो जलियांवाला बाग जाओगे तो आपको गोलियों के निशान मिलेंगे। कई लोग कुएं में कूद के मर गए, कई लोग घुटन से मर गए, सब बुरा हाल हो गया। अब ये घटना इतनी बड़ी घटना बन गई, ऑब्वियस बात है, बहुत बड़ी घटना हुई थी, और जब इतनी बड़ी घटना बन गई तो इससे क्या हुआ, और विरोध फैलना शुरू हुआ, लोग और अगेंस्ट आ गए उसके। ठीक है, और इंडियन टाउन्स में प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए चारों तरफ। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या किया, जब बहुत ब्रूचली उन प्रोटेस्ट को दबाया, बहुत सप्रेस करना शुरू किया। जिन जिन क्रांतिकारियों को प्रोटेस्ट करते पकड़ती थी उनसे अपनी नाक रगड़वाया करती थी, लिटरली नाक रगड़वाती थी। ठीक है, अपनी नोज को उनकी रब करवाती थी। ठीक है, उनको गलियों में क्रॉल करवाती थी, तो मतलब बहुत बुरा हाल उनका करा। ठीक है, एज विलेजेस अराउंड गुजरनवाला इन पंजाब बिगेन टू बी बॉम्ब्ड एंड द वायलेंस बिगेन टू स्प्रेड, गांधी जी डिसाइडेड टू कॉल ऑफ मूवमेंट। फाइनली क्या हुआ, गांधी जी ने बात करी कि भाई जो रॉयल अटैक के अगेंस्ट मूवमेंट है इसको हम लोग वापस लेते हैं, क्योंकि वायलेंस बहुत ज्यादा फैल रही थी। जब वायलेंस बहुत ज्यादा फैलेगी तो गांधी जी ने उस मूवमेंट को क्या लिया, वापस ले लिया, और गांधी जी ने कहा कि हम एक बहुत बड़ा और बहुत शानदार मूवमेंट लेकर आएंगे। ठीक है, जिससे आपको बेसिकली, क्योंकि गांधी जी का ये मानना था, गांधी जी कहते थे कि देखो हमने इनको कोऑपरेट किया, अभी तो ये हमारे साथ हैं आज, इन्होंने हम पे, अगर
आपके घर पे कोई आपके ऊपर कंट्रोल करना चाह रहा हो तभी वो कंट्रोल कर सकता है जब आप उसके साथ कोऑपरेट करोगे। तो ब्रिटिशर्स के साथ हमने कोऑपरेशन दिखाया, तभी आज ये ब्रिटिशर्स हमारे सर पे बैठे हुए हैं। तो अब हम जो शुरू करेंगे वो कौन सा मूवमेंट शुरू करेंगे, वो मूवमेंट शुरू करेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, लेकिन गांधी जी को यह बात अच्छे से पता थी कि अब एक बड़ा मूवमेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, यूनिटी। यानी कि सिर्फ एक धर्म या एक जाति के लोग इस मूवमेंट को नहीं कर सकते, हमें मुसलमान भाइयों का साथ चाहिए ही होगा। ठीक है, इसीलिए अब नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे खिलाफत मूवमेंट, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। अब गांधी जी क्या शुरू करेंगे, एक ऐसी क्रांति चालू करेंगे, एक ऐसा आंदोलन चालू करेंगे जिसमें गांधी जी कहेंगे कि भैया अब इनका कोऑपरेशन करना बंद करते। ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ आया होगा। ये एक स्टेटमेंट है गांधी जी की, ये भी एक बार देख लेते हैं। द ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्या लिखा है देखो, द ब्रिटिश रूल वॉज एस्टैब्लिश्ड, है ना, ये वाला कोड देखो। The British rule was established in India with the cooperation of the Indians. If Indians refused to cooperate, the British rule in India would collapse within a year. क्या बोला है उन्होंने कि अगर भारत कोऑपरेट करने से मना कर देंगे तो क्या होगा, भारत, ये जो इनका ब्रिटिशर्स का रूल है, एक दिन में खत्म हो जाएगा, है ना, एक साल भर नहीं लगेगा और सब ये खत्म हो जाएगा। तो इसी तहत वो आगे काम करेंगे और इसी के तहत हम लोग आगे इस कहानी को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के रूप में। ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्दी ही मिलेगी, नेक्स्ट जो दिन होगा उसमें आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।